तो अब हम बात करते हैं दोस्तों यूनिट 6 जो आपकी दी हुई है सिलेबस में उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं जनांगिकी। उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि बंदोबस्त लगान एवं रैयतवाड़ी तथा राजस्व पुलिस व्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक यूके ट्रिपल सी के द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये सारे प्रश्न भी दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक बार कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो वह अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और नेक्स्ट टाइम भी एग्जाम में उसी से संबंधित फैक्ट या उसी प्रश्न से जुड़ी हुई चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि टांड कर या तान कर किससे वसूला जाता है। तो टांड कर या तान कर दोस्तों कपड़ा बुनकरों से वसूला जाता है। तान मतलब होता है कपड़ा, तो कपड़ा बुनकरों से वसूला जाने वाला जो कर होता है वो है टांड कर या फिर तान कर। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा कब समाप्त की गई। तो उत्तराखंड क्षेत्र में दोस्तों सती प्रथा की समाप्ति होती है कब, 1829 ईस्वी में। किसके द्वारा की जाती है? ट्रेल के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड में सती प्रथा की समाप्ति की जाती है। कमिश्नर ट्रेल जो कि क्या थे, दूसरे कुमाऊं कमिश्नर थे। उत्तराखंड सहित समस्त भारत से 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा समाप्त कर दी गई। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा दोस्तों क्या हुआ, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और उत्तराखंड में दास प्रथा दोस्तों कब समाप्त की गई थी? 1824 में ट्रेल के समय पे उत्तराखंड में दास प्रथा समाप्त की गई थी। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो सती प्रथा कब समाप्त की गई दोस्तों उत्तराखंड में? तो 1829 ईस्वी में उत्तराखंड में सती प्रथा का अंत किया गया और दास प्रथा का अंत भी कब किया गया? 1824 ईस्वी में ट्रेल के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न है कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि की स्थापना कब की गई थी। तो कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि की स्थापना आपका 1906 ईस्वी में की गई थी। 1906 ईस्वी में उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि की स्थापना कहाँ पर की गई थी? नैनीताल जिले में दोस्तों की गई थी। तराई भाबर क्षेत्र में शिवालिक पर्वतों के तलों पर स्थित दलदली उपजाऊ भूमि है। इस क्षेत्र में थारू और बुक्सा जनजातियां मुख्यतः निवास करती हैं। तो कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। और कहाँ पर की गई? नैनीताल में की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से कब समाप्त कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। लेकिन चाय और चीनी को छोड़ करके आपका 1813 में जो अन्य एकाधिकार थे वह समाप्त कर दिए गए थे भारत में व्यापार के ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन भारत के साथ व्यापार में कंपनी का जो एकाधिकार है वह पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया पूछा जाएगा, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके बाद कंपनी विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों में दास प्रथा की समाप्ति, भारतीय विधि आयोग की स्थापना आदि भी शामिल थे। अगला हमारा क्वेश्चन है 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली किससे संबंधित थी। तो चंद राजस्व में दोस्तों क्या थे, 68 प्रकार के कर आपके थे जो कि क्या थे, उन्हीं को कहा था 36 रकम 32 कलम, जिसमें से 36 क्या थे दोस्तों, 36 आपके राजकर थे, 36 क्या थे, राजकर थे और 32 आपके क्या थे, अन्य कर थे। और चंदों की जो है 36 रकम 32 कलम व्यवस्था थी, जो कर व्यवस्था थी, इसका उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका उन्मूलन दोस्तों किसके द्वारा, गोरखाओं के द्वारा किया गया था। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। पहला है 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली किससे संबंधित थी? चंद शासनकाल से संबंधित थी। और चंद शासनकाल में जो 68 प्रकार के कुल कर वसूले जाते थे, तो चंदों की कर व्यवस्था थी 36 रकम 32 कलम के नाम से, जिसमें 36 प्रकार के राजकर थे। और ये 36 रकम 32 कलम कर व्यवस्था किस राजवंश से संबंधित है? तो चंद राजवंश से संबंधित है। अगला प्रश्न ये बनता है कि 36 रकम 32 कलम कर व्यवस्था का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो गोरखाओं के द्वारा किया गया था। 36 रकम 32 कलम चंद शासनकाल में प्रचलित राजस्व प्रणाली थी। इसके तहत जनता से कुल 68 प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे। एक और राजकोष के नाम से कर वसूला जा जनता से कर वसूला जाता था, जिससे 36 प्रकार के कर थे जो कि क्या थे, राजकीय कर या राजकर माने जाते थे। और 32 क्या थे, आपके अन्य कर वसूले जाते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है बैटन द्वारा नवा भूमि बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो बैटन द्वारा दोस्तों जो आपका नवा भूमि बंदोबस्त है, हालांकि इस प्रश्न का आंसर आयोग के द्वारा लास्ट में डिलीट कर दिया गया था, पहले आंसर की में इसका आंसर 1840 ईस्वी में दिया गया था। जो बैटन का नवा भूमि बंदोबस्त है दोस्तों, वह मुख्यतः माना जाता है 1843 ईस्वी में यह क्या हुआ था, भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो इसके नियरेस्ट जो ऑप्शन होगा 1840 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होना चाहिए। तो ब्रिटिश काल में दोस्तों कुल कितने भूमि बंदोबस्त होते हैं? कुल 12 भूमि बंदोबस्त होते हैं। पहला भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा किया जाता है? पहला भूमि बंदोबस्त दोस्तों ई गार्डनर के द्वारा किया जाता है 1815 ईस्वी में। ठीक है। और ब्रिटिश शासनकाल का जो अंतिम भूमि बंदोबस्त है, 12वां भूमि बंदोबस्त, वह किसके द्वारा किया जाता है? वह इबर्टसन के द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? इबर्टसन के द्वारा। ठीक है। और ब्रिटिश शासनकाल में सर्वाधिक जो भूमि बंदोबस्त किसने कराए थे? वह कराए थे कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। ठीक है। जिसमें बैटन का जो नवा भूमि बंदोबस्त था दोस्तों क्या है, इसे वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित पहले भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा भूमि बंदोबस्त वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था? तो वह दोस्तों क्या था, बैटन का भूमि बंदोबस्त था। ये आपको ध्यान सॉरी वो विकेट का भूमि बंदोबस्त था जो वैज्ञानिक पद्धति वाला था, वो आपको ध्यान रख लेना
है। तो भूमि बंदोबस्त की वीडियो मैं अलग से आपके लिए बना चुका हूँ। तो ब्रिटिश शासनकाल में कुल 12 भूमि बंदोबस्त हुए थे। बैटन ने 1840 ईस्वी में 20 साला बंदोबस्त या 8वीं भू व्यवस्था लागू करी थी। तो 8वां भूमि बंदोबस्त दोस्तों ये था बैटन द्वारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था बाद में, इसलिए डिलीट किया गया था। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 8वां भूमि बंदोबस्त जो था दोस्तों वह हुआ था 1843 में, जिसे बैटन के द्वारा किया गया था, ठीक है। बैटन ने यह भूमि बंदोबस्त किया था, ये आपको ध्यान रख लेना है। और जो नवा भूमि बंदोबस्त हुआ था वो हुआ था 1863 ईस्वी में, जिसे विकेट की अध्यक्षता में किया गया था। तो इसे विकेट भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं। और नवे भूमि बंदोबस्त में ही दोस्तों क्या हुआ था, वैज्ञानिक पद्धति से सबसे पहली बार भूमि बंदोबस्त किया गया था। ये दोनों भूमि बंदोबस्त दोस्तों क्या हैं, आपके अलग अलग हो जाएंगे। जो अंतिम भूमि बंदोबस्त है इवर्सन के नेतृत्व में हुआ था, और 1932 के आसपास में शायद वो अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था। ये आपको ध्यान रख लेना है, जो कि 11वां भूमि बंदोबस्त था, ठीक है। फिर 12वां भूमि बंदोबस्त जो होता है वह स्वतंत्रता के बाद होता है दोस्तों 1960-64 में। तो पहला भूमि बंदोबस्त एग्जाम में पूछा आता है, ब्रिटिशों की तरफ से किसने किया था, गार्डनर ने किया था 1815 ईस्वी में। सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त दोस्तों किसने किए थे, ट्रेल ने किए थे। ट्रेल ने 7 भूमि बंदोबस्त किए थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अगला प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था, तो विकेट के द्वारा किया गया था। कब, आपका 1863 ईस्वी में। बैटन का भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, आपका 1843 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश कालीन अंतिम भूमि बंदोबस्त या जो 11वां भूमि बंदोबस्त था वह किसके द्वारा किया गया था, इबर्सन के नेतृत्व में 1932 के आसपास किया गया था। कहीं कहीं 1928 भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, वह ई के पॉ की अध्यक्षता में होता है, ठीक है। वो भी आपको ध्यान रखना है। और 1896 के आसपास में मिलेगा, कहीं कहीं किताबों में आपको 1893 के आसपास में भी मिलेगा। तो भूमि बंदोबस्त वाला टॉपिक अच्छी तरीके से करा चुका हूँ, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और गोरखाकालीन सबसे पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया था, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो जोगामल्ल शाह ने गोरखाकालीन सबसे पहला भूमि बंदोबस्त कराया था कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है। ऐसे ही चंद्र राजवंश में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराने वाला चंद्र शासक कौन था, तो रतन चंद दोस्तों चंद्र राजवंश का पहला शासक था, इसके द्वारा भूमि बंदोबस्त कराया गया था। और परमार राजवंश का पहला शासक कौन था, इसके द्वारा भूमि बंदोबस्त कराया गया था, वह था दोस्तों कौन, आपका अजय पाल। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रख लेने हैं। तो उत्तराखंड में कुल क्या हुए, ब्रिटिश काल से लेकर के आज़ादी तक 12 भूमि बंदोबस्त हुए थे। आज़ादी के बाद एकमात्र 12वां भूमि बंदोबस्त हुआ है। बैटन का जो भूमि बंदोबस्त था वह 8वां भूमि बंदोबस्त था, जो 1840 या 1843 में हुआ था। और नवा जो भूमि भूमि बंदोबस्त है वह विकेट के शासनकाल में हुआ था, जो कि वैज्ञानिक पद्धति से हुआ था। आयोग ने बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया था, तो इसमें से देखिए पौड़ी गढ़वाल का जो राठ क्षेत्र है इसको भी घोषित किया था, टिहरी गढ़वाल का गंगाड़ क्षेत्र जो है इसको भी आपका ओबीसी क्षेत्र घोषित किया था, और चमोली का पैनखंडा जो क्षेत्र है इसको भी घोषित किया था। तो हरिद्वार का जो नारसन क्षेत्र है दोस्तों इसको दिसंबर 2016 में ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया गया था। तो ब्रिटिश उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में पौड़ी गढ़वाल के राठ क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल के गंगाड़ क्षेत्र और चमोली के पैनखंडा क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित किया था। इसमें हरिद्वार का नारसन क्षेत्र शामिल नहीं था। उत्तराखंड में ओबीसी जाति के सबसे ज़्यादा लोग हरिद्वार में निवास करते हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर, जसपुर, काशीपुर, उत्तरकाशी का जो आपका महान हिमालयी क्षेत्र है, पिथौरागढ़ का मुंशियारी वाला जो क्षेत्र हो गया, पौड़ी गढ़वाल का राठ क्षेत्र हो गया, ये सारे क्या हैं, ओबीसी के दायरे में है। उत्तरकाशी जनपद में भी मैक्सिमम जो क्षेत्र है दोस्तों वो क्या है, ओबीसी क्षेत्र घोषित किए गए हैं, और पिथौरागढ़ जनपद में भी। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है, तो उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक है दोस्तों कौन है, वो है डॉक्टर शेखर पाठक जी, शेखर दा, ठीक है। तो कुली बेगार आंदोलन उत्तर भारत के बागेश्वर में आम जनता द्वारा एक अहिंसक आंदोलन था। मुख्यतः कुली बेगार संबंधी यह आंदोलन कब हुआ था, 13 से 14 जनवरी या 14 से 15 जनवरी 1921 को हुआ था। बागेश्वर में सरयू और गोमती के संगम पर उत्तरायणी कौतिक मेले के अवसर पर मकर संक्रांति के दिन दोस्तों क्या हुआ था, कुली बेगार कुली उतार संबंधी जो रजिस्टर है वह बहा दिए गए थे, किसमें, सरयू और गोमती के संगम पर। और इसी प्रकार यहाँ से कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। इसीलिए दोस्तों इस क्रांति को रक्तपातहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और यही जो आपकी क्रांति है दोस्तों, इसी जो आपका कुली बेगार आंदोलन था या क्रांति थी, इसमें जो कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी गई थी किसको, बद्रीदत्त पांडे जी को, क्योंकि बद्रीदत्त पांडे और अन्य के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया था। तो कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर शेखर पाठक जी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कुली बेगार प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ था, तो हुआ था दोस्तों कब, 1921 ईस्वी में, 13 से 14 जनवरी 1921 को, ठीक है। कुली बेगार आंदोलन उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उत्तराखंड में बेगारी का अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा था। सर्वप्रथम दोस्तों कुली बेगार प्रथा का के बारे में हमें वर्णन कहाँ देखने को मिलता है, तो जो हमारा कत्यूरी राजवंश था वहां से मुख्यतः माना जाता है कि कुली बेगार प्रथा की शुरुआत कत्यूरी राजवंश से हुई है, और मुख्यतः ब्रह्मदेव के शासनकाल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए खच्चर सेना का गठन ट्रेल के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। लेकिन कुली बेगार प्रथा का पूर्णतः अंत कब होता है, वह होता है 1921 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रख लेना है, 13 से 14 जनवरी 1921 को। और महात्मा गांधी जी ने कुली बेगार आंदोलन को क्या कहा था, रक्तपातहीन या रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। कुली बेगार आंदोलन 13 से 14 जनवरी 1921 बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के संगम पर मकर संक्रांति के अवसर पर जो कुली बेगार संबंधी रजिस्टर थे वह आपके नदी में बहा दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है
कि 1863-64 ईस्वी में कुमाऊं का बंदोबस्त किसने किया था? तो सन 1863-64 में दोस्तों जो कुमाऊं का बंदोबस्त है वो विकेट के द्वारा किया गया था। विकेट होगा यहाँ पे, विकेट या बैकेट, ठीक है। तो विकेट या बैकेट के द्वारा किया गया था 1863 ईस्वी में, 63-64 ईस्वी में। और कहीं कहीं आपको ये 1873 ईस्वी भी देखने को मिलेगा। और मुख्यतः ये कौन सा बंदोबस्त था दोस्तों? यह था नवा भूमि बंदोबस्त, जिसमें सबसे पहली बार क्या हुआ था? वैज्ञानिक पद्धति से भूमि बंदोबस्त किया गया था। अंग्रेजों से पूर्व एक बार 1812 ईस्वी में गोरखाओं के द्वारा भी भूमि बंदोबस्त कराया गया था। अंतिम बार जो गोरखाओं ने भूमि बंदोबस्त कराया था वो 1812 में कराया था। और पहला जो भूमि बंदोबस्त गोरखाओं ने कराया था 1791 में कराया था जोगामल्ल शाह के द्वारा। ब्रिटिश काल में पहला भूमि बंदोबस्त 1815-16 में हुआ, जो गार्डनर के द्वारा किया गया था। 1815 में अंग्रेज अधिकारी गार्डनर ने कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त किया था। और 1863-64 ईस्वी में कुमाऊं का जो नवा भूमि बंदोबस्त था दोस्तों, 10वां नहीं था, सॉरी, नवा भूमि बंदोबस्त था, जो कि विकेट या बैकेट के द्वारा किया गया था। इसे कुमाऊं का प्रथम या उत्तराखंड का प्रथम वैज्ञानिक भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है। 10वां तो ई.के. पॉ या गूंज की अध्यक्षता में हुआ था। वह कब हुआ था? 1893 या 96 में हुआ था। 11वां इबर्टसन के नेतृत्व में हुआ था फिर आपका 1932 में, जो कि अंतिम था ब्रिटिशों की तरफ से, ठीक है। अगला है, ट्रेल ने 80 साला भूमि बंदोबस्त कब पेश किया था? तो ट्रेल ने दोस्तों जो 80 साला भूमि बंदोबस्त किया था वो कब किया था? आपका 1823 ईस्वी में किया था। आपको इसे 80 साला भूमि बंदोबस्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रेल के द्वारा दोस्तों संवत 1880 में यह भूमि बंदोबस्त कराया गया था। जैसे कैसे? आपको पता है कि जो विक्रम संवत है वो वर्तमान सन से 57 वर्ष आगे चलता है। तो अगर आप 1823 में 57 जोड़ देते हैं तो वह हो जाता है क्या? 1880, ठीक है। तो 1880 में यह भूमि बंदोबस्त हुआ था, इसीलिए इसे 80 साला भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। और 1823 में ट्रेल के द्वारा यह भूमि बंदोबस्त कराया गया था। और ट्रेल के द्वारा कराया जाने वाला यह क्या था? प्रथम पंचशाला भूमि बंदोबस्त था। क्या? प्रथम 5 साल के लिए यह कराया गया था, 1823 से लेकर के 1828 तक। प्रथम पंचशाला भूमि बंदोबस्त भी यही था। और ट्रेल के द्वारा जो संवत 1880 में जो भूमि बंदोबस्त किया गया था वह भी यही था, इसीलिए इसे 80 साला भूमि बंदोबस्त या सन 80 का भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं। कमिश्नर ट्रेल के द्वारा ही दोस्तों क्या है? सबसे अधिक भूमि बंदोबस्त किए जाते हैं। ट्रेल के द्वारा ही 1816 में दोस्तों सबसे पहले क्या होता है? गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त किया जाता है। फिर 1817 में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। फिर 1820 में दोस्तों क्या है? ट्रेल के द्वारा भूमि बंदोबस्त किया जाता है। फिर दोस्तों 1823 में दोबारा से ट्रेल के द्वारा भूमि बंदोबस्त किया जाता है। फिर 1828 में दोस्तों ट्रेल के द्वारा दोबारा भूमि बंदोबस्त किया जाता है। फिर 1833 में ट्रेल के द्वारा फिर से भूमि बंदोबस्त किया जाता है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा किए गए थे? तो ट्रेल के द्वारा किए गए थे। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो 1815-16 में पहला हुआ था, फिर 1816 में हुआ था, फिर 1817 में 1817 में जो भूमि बंदोबस्त हुआ था यह प्रथम 3 साला भूमि बंदोबस्त था। फिर 1820 में होता है 3 वर्षों के बाद। फिर 1823 में होता है 3 वर्षों के बाद। फिर इसे प्रथम पंचसाला बंदोबस्त कहते हैं, क्योंकि ये 5 साल के लिए था। और इसी को 80 साला भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्या रख लेना है? ध्यान रख लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम पंचसाला भी कहते हैं। भूमि बंदोबस्त का संबंध किससे होता है? तो भूमि बंदोबस्त का जो संबंध होता है उसको क्या भूमि का बंदोबस्त करने से होता है, या भूमि को नापने से होता है, या भूमि के समान वितरण करने से होता है, ठीक है। तो भूमि बंदोबस्त क्या है? सरकारी स्तर पर जमीन पैमाइश से संबंधित है। क्या? भूमि बंदोबस्त का संबंध सरकारी स्तर पर जमीन पैमाइश या मापन से है। कार्नवालिस ने भू राजस्व व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में करी थी। अगला है, उत्तराखंड में भूमि नापन की इकाई क्या है? तो उत्तराखंड में भूमि नापन की इकाई दोस्तों क्या? नाली, मुट्ठी और बीघा, ये सभी क्या हैं? उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाई है। एक नाली बराबर कितना होता है दोस्तों? 16 मुट्ठी होता है। और एक मुट्ठी बराबर होता है 200 वर्ग मीटर या 200 मीटर स्क्वायर। ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। ऐसे ही एक बीघा को क्या होता है? 12 नालियों में बांटा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भूमि मापन में किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो नाली और मुट्ठी दोनों का प्रयोग किया जाता है। नाली, मुट्ठी, बीघा आदि क्या है? जमीन या भूमि मापने की इकाइयां हैं। अगला है, कुली बेगार प्रथा कब समाप्त की गई थी? तो 1921 में कुली बेगार प्रथा को समाप्त किया गया था। और कुमाऊं में कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है किसको? आता है? बद्रीदत्त पांडे को जाता है। इसीलिए दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी को पूर्वांचल केसरी की उपाधि दी गई थी। और गढ़वाल में कुली बेगार आंदोलन को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। इसीलिए दोस्तों इन्हें गढ़ केसरी की उपाधि भी दी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो अकबर के शासनकाल में क्या हुई थी? मनसबदारी प्रथा शुरू हुई थी। इस प्रणाली या व्यवस्था के तहत शासकीय अधिकारियों और सेनापतियों का पद और वेतन तय किया जाता था। मनसब इनको प्रदान किए जाते थे। अगला है, गोरखों ने चमड़े की बनी वस्तुओं पर कर लगाया था, जिसे क्या कहा जाता है? तो गोरखों के द्वारा दोस्तों चमड़े की बनी वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता था उन्हें दोस्तों क्या? मिझाड़ी कर कहा जाता। उन्हें क्या? मिझारी कर कहा जाता था। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। कुसही नामक कर दोस्तों आपका गोरखों के द्वारा किस पर लगाया गया था? ब्राह्मणों पर जो कर लगाया जाता था उसे कुसही नामक कर कहते हैं। मांगा कर क्या था? विशेष युद्ध आदि के समय पर जो जनता से जो कर वसूला जाता था उसे मांगा कर कहते हैं। तो चमड़े की वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता था उसे क्या कहते हैं? उसे मिझारी या मिझाड़ी कर कहते हैं, जो कि मुख्यतः शिल्प कर्मियों या जागरिया ब्राह्मणों
स्थानों पर लगाया जाता था। मांगा कर क्या था, युद्ध के समय पे आपका मांगा कर मांगा जाता था। कुसही नामक कर क्या था, ब्राह्मणों पर लगाया गया कर क्या था, कुसही नामक कर था। टीका भेंट कर क्या था, शुभ अवसर या विवाह के अवसर पर गोरखाओं के द्वारा लिया जाने वाला कर क्या था, टीका भेंट कर था। इसी प्रकार से पुंगाड़ी कर था, पुंगाड़ी क्या था, भूमि कर था, ठीक है, मौकर था, ठीक है, और जो प्रत्येक परिवार पर लगने वाला कर मौकर था, ठीक है, और इसी और भी कई प्रकार के कर थे। गोरखाओं की कर व्यवस्था आप वहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। अगला है, उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है? तो उत्तराखंड में दोस्तों बेगार प्रथा कुली विदायस, कुली उतार, कुली बेगार सभी प्रथाओं रूपों में पाई जाती है। तो उत्तराखंड में जो बेगार प्रथा है, कुली उतार, कुली बेगार, कुली बरदायस आदि रूपों में पाई जाती है। बेगार जबरन मजदूरी का एक रूप होता है। यहाँ स्थानीय मजदूरों को कुली कहा जाता था। कुली बेगार आंदोलन 1921 ईस्वी में आम जनता द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था कुली बेगार आंदोलन का? कुमाऊं में बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा किया गया था। कुली बेगार में क्या होता है दोस्तों, आपको बताइए है कि अंग्रेजों के जो अंग्रेज लोग आते थे उनका सामान क्या होता था, यहाँ पे फ्री में यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ढलवाया जाता था, उसे कहते हैं कुली उतार, कुली बेगार, ठीक है। कुली उतार में उनका सामान उतारा जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी। कुली बर्दाश्त में क्या था, जो अंग्रेज लोग कहीं किसी गाँव से दूसरे गाँव में जाते थे तो उनका सामान भी ढूंढना पड़ता था, और वो जहाँ भी जा रहे हैं उनके रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं करनी होती थी। इसे कुली बर्दाश्त कहते थे। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो कत्यूरी काल में जो प्रभावतार थे दोस्तों क्या थे? भूमि की माप करने वाला जो अधिकारी था उसे प्रभावकार कहा जाता है। क्या? भूमि की नाप करने वाले जो अधिकारी थे उन्हें प्रभावतार कहा जाता है। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश था, जिसने लगभग 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक उत्तराखंड और पश्चिमी नेपाल के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। कत्यूरी राजवंश में भूमि को नापने वाला अधिकारी को प्रभावतार कहा जाता था। अगला हमारा क्वेश्चन है, नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था? तो नायक बालिका रक्षा कानून दोस्तों आपका पारित किया गया था 1929 ईस्वी में। अब दोस्तों देखिए, इसका 1928 भी है नायक सुधार कानून जो है, और 1929 भी है। जो भी ऑप्शन में मिलेगा आप सही कर सकते हैं। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग डेट दोस्तों देखने को मिलेगी। अगर नायक जाति की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो भारती चंद के समय पे, जो भारती चंद का दोस्तों डोटी के साथ युद्ध हुआ था, 12 वर्षीय जो युद्ध हुआ था, उस समय पे क्या था, नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। फिर नायक जाति की उत्पत्ति के लिए के बाद में क्या होता है, जो नायक जाति के लोग होते थे वह अपनी पुत्रियों से वैश्यावृत्ति का कार्य कराते थे, इसीलिए इस जाति को नायक जाति कहा जाता था। लेकिन बाद में जाकर के जब 1921 के आसपास से क्या होता है, ये नायक जाति के विरुद्ध विरोध शुरू होता है, और उसके बाद में फाइनली दोस्तों नायक सुधार कानून या नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया जाता है 1928 या 1929 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो नायक जाति की उत्पत्ति कब हुई थी? भारती चंद के समय पे हुई थी, भारती चंद के 12 वर्षीय युद्ध के दौरान, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। नायक समाज सुधार हेतु 1928 ईस्वी में नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था। नायक 20वीं शताब्दी की शुरुआत या दशक में उत्तराखंड में निवास करने वाली एक जाति थी, जिसके कन्याओं को वेश्यावृत्ति के लिए बुलाया जाता था। अगला है, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? तो यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी के प्रणेता के रूप में स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जी को जाना जाता है। तो यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी किसके द्वारा की गई थी? तो वह दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा की गई थी। 1952 ईस्वी के आसपास में यमुनोत्री के बीच गांव में इनका जन्म हुआ था, और यमुना घाटी में इन्होंने स्वैच्छिक चकबंदी की शुरुआत करी थी। चकबंदी क्या होती है आपको बताइए? जैसे आपका क्या है, जैसे 3 खेत है, ये किसी और का खेत है, ये किसी और का खेत है, ये किसी और का खेत है, तो इन तीनों खेतों को एक ही को देकर के इनके मतलब जमीन का एक बड़ा भाग किसी को दे देना, छोटे छोटे भागों को हटा करके, इसी को कहते हैं चकबंदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया था कि रो मत आगे बढ़ो? तो तुलसी देवी जी ने यह संदेश दिया था। क्या? रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया था? तुलसी देवी ने दिया था। अगला है, टिहरी रियासत में पौर्ण टूटी किस प्रकार का कर था? तो टिहरी रियासत में दोस्तों पौर्ण टूटी एक प्रकार का कर था, जो कि क्या था? आयात निर्यात कर था। क्या था? आयात निर्यात कर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पौर्ण टूटी टिहरी रियासत में खाने की साधारण वस्तुओं को छोड़ करके दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं पर लगाया जाने वाला आयात निर्यात कर था। यह राज्य में प्रवेश के उस के समय चुंगियों से वसूला जाता था। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। अगर आप उनसे भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और हमारी जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको सभी एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, और डिटेल कोर्सेज मिल जाते हैं दोस्तों, यूके ट्रिपल एग्जाम्स के उत्तराखंड का और हिंदी का, और कंप्लीट कोर्स भी आपको वहाँ पर मिल जाता है हर फॉर्मेट में, जहाँ पर आपको डिटेल्स में चीज़ें बताई हुई हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को दोस्तों कब से लागू हुई थी? पूर्णतः 1874 ईस्वी से लागू हुई थी, ठीक है। और उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो मतलब पूर्णतः लागू करने का जो श्रेय है वह किसको जाता है? आपका हेनरी रैमजे को जाता है। किसको? हेनरी रैमजे को जाता है। हालांकि दोस्तों सबसे पहले ट्रेल के द्वारा 1819 ईस्वी में क्या किया था? पटवारी के पदों का सृजन किया गया था, और ट्रेल के द्वारा राजस्व पुलिस व्यवस्था की नींव रखी गई थी। लेकिन संपूर्ण उत्तराखंड में या उत्तराखंड के संपूर्ण पुलिस क्षेत्र
में राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक के नाम से किसको जाना जाता है? हेनरी रैमजे को जाना जाता है। और संपूर्ण क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से शुरू हुई थी? 1874 ईस्वी में शुरू हुई थी, जिसमें पटवारी क्या था आपका? पटवारी हो गया, तहसीलदार हो गया, ये क्या थे? यह पुलिस के साथ साथ राजस्व का कार्य भी देखते थे। राजस्व इनका मुख्य कार्य था, इसी के साथ साथ ये क्या थे? पुलिस का कार्य भी देखते थे। आज भी उत्तराखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में क्या है? राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। उत्तराखंड दोस्तों वर्तमान में संपूर्ण भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर क्या है? राजस्व पुलिस व्यवस्था वर्तमान में भी लागू है। और राजस्व पुलिस व्यवस्था का जो जनक है वह कहा जाता है किसको? रैमजे को। लेकिन जन्मदाता किसे कहा जाता है? सबसे पहले किसने पटवारी के पदों का सृजन किया था? वह ट्रेल ने किया था। और राजस्व पुलिस व्यवस्था को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में गांधी पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में गांधी पुलिस के नाम से राजस्व पुलिस व्यवस्था को ही जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय पे दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर कौन था? वो भी हेनरी रैमजे ही था, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में सिविल पुलिस व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, लेकिन राजस्व पुलिस व्यवस्था बनाए रखने की सिफारिश क्या हुई थी? की गई थी। और उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था मुख्यतः 1874 से लागू है, जो कि 61% भाग का प्रतिनिधित्व करती है। राजस्व पुलिस व्यवस्था में पटवारी, कानून को, तहसीलदार, जिलाधिकारी, कमिश्नर को राजस्व के साथ साथ पुलिस का भी काम करना पड़ता है। अगला है, जाट जनजाति समाज कितने भागों में बटा है? तो जाट जनजाति समाज को दोस्तों मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। क्या? 3 भागों में बांटा गया है। और जाट जनजाति जो है उत्तरकाशी जनपद में भागीरथी के ऊपरी घाटी में निवास करने वाली सीमांत क्षेत्र की जनजाति है, और भोटियाओं की ही एक उपजाति के रूप में जाट जनजाति को जाना जाता है, जिनकी भाषा कौन सी है? इसकी भाषा दोस्तों क्या है? रोम्बा भाषा है। जाट क्या है? आपका भोटियाओं की ही एक उपजाति है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, इनका मूल गांव भारत तिब्बत सीमावर्ती ग्राम जाटुंग है। ये लोग अपने को राजा जनक का वंशज मानते हैं और मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। इनके समाज को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अगला है, कुली बर्दायस के अंतर्गत ग्रामीणों को कार्य करना पड़ता था। किसका? निःशुल्क कुली व्यवस्था का, निःशुल्क सेवा का, निःशुल्क खेतों में मजदूरी का, निःशुल्क राशन देने का। तो कुली बर्दायस में क्या होता था? मैंने आपको बताया था, कुली बर्दायस में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी अंग्रेजों के लिए। तो यहाँ पे निःशुल्क राशन देना भी होता था, निःशुल्क मजदूरी भी होती थी, मतलब लोगों को रुकवाना, उनको सामान देना, खिलाना पिलाना, ये सब होता था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निःशुल्क राशन देना। कुली बर्दायस प्रथा के अंतर्गत जब अंग्रेज अधिकारी उनके कोई रिश्तेदार या मित्र आते थे, तो वहाँ के स्थानीय लोगों को उन्हें मुफ्त में राशन, खाने पीने का सामान आदि की व्यवस्था उपलब्ध करानी होती थी। ये कुली बर्दायस में था। कुली बेगार में क्या था? कुली बेगार में उनका सामान ढोना पड़ता था। और उदार में क्या था? कुली उतार में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उतारना पड़ता था। जितने गाँव हो जाते थे, हर गाँव से लोगों का नंबर लगता था उनकी सेवा पाने के लिए। अगला है, सनत के द्वारा भूमि देना प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो सनत के द्वारा भूमि देना सबसे पहले प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। सनत के माध्यम से भूमि अनुदान की शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य में भारत में सामंतवाद की शुरुआत को चिन्हित किया गया था। इनके शासनकाल के दौरान गाँव में जमीनें दी गई थी और स्थानीय जमींदार शक्तिशाली हो गए थे। अगला है, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था? तो 36 रकम 32 कलम व्यवस्था दोस्तों चंद शासकों की कर व्यवस्था है, जिसका उन्मूलन दोस्तों गोरखा शासकों के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 36 प्रकार के राजकर थे और 32 प्रकार के अन्य कर थे। और अगर आपको एक कर याद रखने हैं, करों से एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा आता है, तो आप डायरेक्टली सर्च करिएगा उत्तराखंड कर व्यवस्था बाई उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक। वहाँ पे मैंने आपको चंदों के, गोरखाओं के, सभी की कर व्यवस्था बताई हुई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है? तो भोटिया जनजाति दोस्तों क्या है? मुख्य रूप से आपका भेड़ पालन में संलग्न होती है। और इसी दोस्तों इससे क्या होता है? ऋतु प्रवास के लिए जानी जाने वाली जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। 1967 में दोस्तों इसे जनजाति का दर्जा दिया गया था और उत्तराखंड की सबसे साक्षर जनजाति के रूप में इसको जाना जाता है। अगला दोस्तों क्या? कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 से 14 जनवरी 1921 को कहाँ हुआ था? दोस्तों बागेश्वर में हुआ था, मकर संक्रांति के अवसर पर। और इसका नेतृत्व भद्रनाथ पांडे जी के द्वारा किया गया था, इसीलिए दोस्तों इन्हें पूर्वांचल की स्त्री की उपाधि भी दी गई थी। अगला है, मुट्ठी शब्द किस मापन की एक इकाई है? तो मुट्ठी शब्द जो है दोस्तों, मुट्ठी हो गया, नाली हो गया, ये क्या है? भूमि मापन की एक इकाई है। एक नाली में क्या होता है? 16 मुट्ठी होता है, यह आपको ध्यान रख लेना है। अगला है, पौन रोटी क्या था? पौन रोटी दोस्तों क्या था? एक प्रकार का क्या था? आयात निर्यात कर था। अगला है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की स्थापना 6 जनवरी 2005 ईस्वी को की गई थी। यह कंपनी सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएं प्रदान करती है। तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की स्थापना 6 जनवरी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत कौन सा है? तो राजस्व का सबसे बड़ा जो कर स्रोत है वर्तमान में दोस्तों क्या है? जीएसटी है। वर्तमान में क्या है? जीएसटी है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है,
मौसमी पशुचारण व्यवसाय निम्न में से कौन सी जनजाति करती है? तो मौसमी पशुचारण जो व्यवसाय है दोस्तों वह भोटिया जनजाति करती है। कौन सी? भोटिया जनजाति करती है। भोटिया जनजाति एक अर्धगोवंतु जनजाति है। यह जनजाति अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जनपद में निवास करती है। भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को दोस्तों मैत कहा जाता है और इनके शैत्यकालीन आवास को दोस्तों क्या कहा जाता है? मुनसा कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है। भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या है? मैत है और शीतकालीन आवास क्या होता है? मुनसा कहलाता है। अगला दोस्तों क्या है? उत्तराखंड में पाथा क्या है दोस्तों? तो पाथा क्या होता है? अनाज की मात्रा मापने का एक पारंपरिक बर्तन दोस्तों क्या होता है? उसे पाथा कहते हैं। धूली पाथा अजयपाल का धर्म पाथो कहते हैं ना, अनाज को मापने के लिए अजयपाल ने एक धर्म पाथो चलाया था, वह आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से क्या था? एक पाथा, पाथा भी वही होता है, अनाज को की मात्रा मापने का एक पारंपरिक बर्तन होता है जिसका प्रयोग अन्न को मापने के लिए किया जाता है। अगला है राजस्व की प्रचलित 36 रकम 32 कलम की परंपरा को किसने समाप्त किया था? तो गोरखाओं के द्वारा दोस्तों इसको समाप्त किया गया था और ये व्यवस्था किसकी थी? चंद शासकों की व्यवस्था थी। अगला है पुंगाड़ी क्या था? पुंगाड़ी मतलब गाड़ी भूमि पर चलती है, तो गोरखाओं के द्वारा लिया जाने वाला जो भूमि कर था वह था पुंगाड़ी कर। ये आपको ध्यान रख लेना है। पुंगाड़ी कर क्या था? एक भूमि कर था जो कुमाऊं क्षेत्र में गोरखा शासकों के द्वारा लिया जाता था। गोरखों के द्वारा लगाए गए अन्य कर क्या है? मरो कर है। पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर मरो कर है। बहता कर क्या है? छिपाई गई संपत्ति पर लगने वाला कर बहता कर है। सौन्य फागुन कर क्या है? उत्सव पर लगने वाला कर सौन्य फागुन कर है। दोनिया कर क्या है? भाबर में पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाने वाला जो कर है वो दोनिया कर होता है। ठीक है। नजराना क्या होता है? नजराना क्या होता है? जब किसी को से मिल करके कोई सवाल पूछना होता था तो उसे भी नजराना दिया जाता था, या किसी को भी मिलने पर जो नजराना दिया जाता था उसी को नजराना कर कहते हैं। गोरखों की कर व्यवस्था भी देख लीजिएगा, आप सर्च कर सकते हैं। गोरखा राजवंश क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट मैंने आपको सारे कर इनके कराए हुए हैं। अगला है गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो गढ़वाल जिले की जो 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट थी या 10वां भूमि बंदोबस्त था वो ई के पॉ के द्वारा 1893 या 1896 ईस्वी में किया गया था और ये सेटलमेंट रिपोर्ट दोस्तों ई के पॉ के द्वारा तैयार की गई थी। पॉ ने लगान विभाग को एक नई विशद और तथ्यपूर्ण रिपोर्ट तैयार करने को कहा था और उनके तरीके भी बताए थे। तो ये था दोस्तों आपके 39 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं आपके यूनिट 6 से। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए।